When the charge is at rest, it will produce electric field, and when it is in motion, it will produce magnetic field. The condition is only that it should move with uniform velocity. Now the charge, if is moving with uniform velocity, will produce magnetic field. Till the 19th century, electric field and magnetic field both are studied separately. दोनों को अलग अलग पढ़ा जाता था, लेकिन मिड 19th सेंचुरी के बाद ये दोनों अलग अलग नहीं पढ़े जाते, ये दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं. एक साइंटिस्ट थे, नाम था मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल. उन्होंने ये प्रूव किया कि ये दोनों एस्पेक्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही हैं. ये दीज आर दी टू फेसेट्स ऑफ सिंगल कॉइन. एक कॉइन के, एक सिक्के के दो पहलू हैं ये, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं हैं, ये उन्होंने एक फॉर्मूले के थ्रू प्रूव किया, और वो फॉर्मूला उन्होंने लिया एम्पियर सर्कुटल लॉ से. ठीक है, तो एक बार याद करने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज एम्पियर सर्कुटल लॉ, कि एम्पियर सर्कुटल लॉ है क्या. याद कीजिए फटाफट. एम्पियर सर्कुटल लॉ ये कहती है कि, चलिए पहले हेडिंग डाल लेते हैं, एम्पियर सर्कुटल लॉ. एम्पियर सर्कुटल लॉ ये कहती है, इफ current is flowing through a wire, then magnetic field will produce due to that current. करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. किस डायरेक्शन में? कुछ इस तरह से. राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप पता कर लेंगे. तो एम्पियर सर्कुटल लॉ ये कहता है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा. तो मैं ये डेफिनेशन लिख देता हूं. ये डेफिनेशन क्या होगी? magnetic field will produce due to current flowing in conductor. किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी. चलिए, अब इसके बाद एक और चीज, इसके बाद इस एम्पियर सर्कुटल लॉ में एक लिमिटेशन थी, एक ड्रॉबैक था इसका. वो लिमिटेशन अभी हम समझते हैं. उससे पहले हम ये समझते हैं कि मैक्सवेल ने एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या दी, और उसको हम जानते हैं एक और नाम से, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट सीबीएसई एग्जाम में एज ए डेरिवेशन भी पूछा जाता था. मैंने बोला था. इस बार 2020-21 के सिलेबस से इसका डेरिवेशन हटा दिया है, सिर्फ एक क्वालिटेटिव आइडिया इसका है यहाँ पे. ठीक है, तो वो हम समझेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे इसका, क्योंकि बिना डेरिवेशन वो आइडिया भी समझ में नहीं आएगा. लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो एग्जामिनेशन में आने वाला नहीं है. चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुटल लॉ. चलिए, तो यहां पे इन्होंने क्या किया कि एक एसी सोर्स लिया, उसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया, और सर्किट में उन्होंने एक कैपेसिटर अटैच कर दिया. ठीक है, सर्किट में एसी सोर्स कनेक्टेड है, सर्किट में कैपेसिटर कनेक्टेड है, और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है आई. ठीक है, और क्योंकि ये करंट कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, सो इट विल बी नोन एज आईसी. दिस इज कंडक्शन करंट. कंडक्शन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. ठीक है, तो आईसी इज व्हाट? कंडक्शन करंट. चलिए, and due to this conduction current, magnetic field will get produced. Means if you put a needle here, if you put a magnetic needle here, then that magnetic needle will get deflected in any direction.
any direction, we will find the direction of that needle. If it is north, it is south, then magnetic field will get deflected in this direction. ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे क्योंकि करंट फ्लो हो रहा था तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ यहाँ पे बिल्कुल सही काम कर रही है, बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर इसी मैग्नेटिक नीडल को आप यहां रख दें तो क्या होगा? यहां इस जगह रख दें, यहां पे अगर इस मैग्नेटिक नीडल को आप यहां रख दें तो इस मैग्नेटिक नीडल पे कोई फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? समझिए, इसके लिए आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड बनती है करंट की वजह से, जितना आपने आज तक पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से बनेगी, और करंट की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक नीडल पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या है? कैपेसिटर है, जो कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि एक साइकिल में इसकी ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाती है, ये नेगेटिव हो जाती है, और दूसरी ही साइकिल में ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाती है, ये नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब है कि इस कैपेसिटर के अंदर के प्लेट्स पे जो चार्ज हैं वो ऑसिलेट हो रहे हैं। अगर चार्ज ऑसिलेट हो रहे हैं, इसका मतलब प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो गेटिंग ऑसिलेटेड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट हो रही है। मतलब जब चार्ज ये वाले पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था। लेकिन अगली ही साइकिल में जब यहाँ पे चार्जेस पॉजिटिव हो गए और यहाँ नेगेटिव हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। दैट मीन्स देयर इज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? दिस इज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, सवाल वहीं का वहीं है अभी कि प्लेट्स के बीच में कोई भी करंट नहीं है। प्लेट्स के बीच में जब करंट नहीं है तो जो मैग्नेटिक नीडल वहां रखी है आपने, क्या उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? क्योंकि आज तक जो आपने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन यहां तो करंट है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद मैक्सवेल ने ये देखा कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई। ये अपने आप में कोई छोटा फिनोमेना नहीं है, काफी बड़ा फिनोमेना है कि जहां पे करंट नहीं है वहां भी मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब है एम्पियर सर्कुलर लॉ यहां पे वैलिड नहीं है। इस वाले पॉइंट पे एम्पियर सर्कुलर लॉ इज नॉट वैलिड एट दिस पॉइंट, क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ ये कहता है कि करंट जब कंडक्टर में फ्लो होगा, जब आपके पास कंडक्शन करंट होगा, उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। लेकिन यहां तो कोई कंडक्टर है ही नहीं, प्लेट्स के बीच में कोई करंट फ्लो थोड़ी ना करता है। तो अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कैसे हो गई? इसका मतलब है कि ये वाली जो डेफिनेशन है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है। और मैक्सवेल ने ये बोला कि ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है ये इनकम्प्लीट नहीं है, इट इज नॉट नहीं, ये गलत नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत है। वो क्या जोड़ने की जरूरत है वो उन्होंने बोला, देखिए, एंड दिस इज मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। और इसकी लिमिटेशन क्या है? एम्पियर सर्कुलर लॉ की लिमिटेशन क्या है? दैट इट कैन नॉट एक्सप्लेन the deflection of magnetic needle placed near the gap of capacitor। कैपेसिटर के गैप के पास जो मैग्नेटिक नीडल रखी है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
ठीक है, ये इसका लिमिटेशन था और इसी लिमिटेशन के बेस पे मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ बना। और एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, वो ये कह रहा है कि ठीक है, आपने ये तो कहा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन यहां पे करंट नहीं है, तो सवाल ये कि मैग्नेटिक फील्ड बनी कैसे। मैक्सवेल क्लियरली एक्सप्लेन्ड दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई है तो वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो सकती है। याद रखना, मैग्नेटिक नीडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हो सकती है। जैसे चार्ज की वजह से डिफ्लेक्ट होता है, वैसे ही मैग्नेटिक नीडल भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही डिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो किस वजह से बनी, दैट इज ड्यू टू द चेंजिंग, ड्यू टू द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनी है। क्या समझ में आ गई? तो यहां पे दो चीजें खुल के आ गई। अब वो चीज क्या है कि सिर्फ कंडक्शन करंट ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट करता, बल्कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आगे जाके इसने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के वर्ड में बहुत बड़ा चेंज ला दिया। ठीक है, तो फटाफट इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और इसका डेरिवेशन भी करेंगे हम छोटा सा। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैग्नेटिक फील्ड विल बी, ये ग्लेन मैक्सवेल नहीं है ऑस्ट्रेलिया वाला, ये जेम्स क्लर्क मैक्सवेल है, याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड, वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया था, मैक्सवेल का पूरा नाम बताओ, बच्चा ग्लेन मैक्सवेल ही बता के आया था। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट ओनली प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्शन करंट but also produced by variable electric field, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी ये बनती है। एंड दैट इज known as conduction displacement current, और इसको बोला गया क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कहां मिलेगा आपको, सिर्फ कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ID। इसको ID के नाम से हम जानेंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए चेंज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ याद है? तो गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकाल रहे हैं सो फाई ई, और मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि शायद आपको याद ना हो। गॉसेस लॉ, बाय गॉसेस लॉ फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सो क्यू विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई ई। ठीक है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है। इफ फ्लक्स इज चेंजिंग देन यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डिफरेंशिएट with respect to t, so dq by dt is equal to epsilon naught d phi e by dt, and the value of dq by dt क्या होगी, ये वैल्यू इट विल बी I। और ये I कौन सा है, ये कंडक्शन करंट नहीं है, ये कंडक्शन करंट नहीं है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट ID। ठीक है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt, this is the value of displacement current। क्या समझ में आ गई बात? ये क्या हुआ आपका, this is displacement current।
ठीक है। सो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी सर्किट में, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन सर्किट, सर्किट में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो क्या होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी B डॉट dl, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B डॉट dl, और B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, दिस इज व्हाट, दिस इज एम्पियर सर्कुटल लॉ, B dot dl is equal to mu naught into I. But in this circuit we are having two types of currents. दो करंट हैं यहां पे, एक कौन सा है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये कौन सा है कंडक्शन करंट, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट और ये हो गया आपका कंडक्शन करंट। तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी दैट विल बी B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I C प्लस आई डी, आई सी प्लस आई डी, और आई सी एज इट इज रहेगा म्यू नॉट आई सी, आई डी की वैल्यू क्या हो गई एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। देखिए पूरे सर्किट में किसी भी एक पॉइंट पे इन दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होगा। अगर आप वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मींस आप कंडक्टर की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो सिर्फ कंडक्शन करंट वहां इन्वॉल्व होगा, ठीक है यहां पे। लेकिन जब आप कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में या ऐसी जगह जहां वायर नहीं है तो वहां पे कंडक्शन करंट जीरो हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब योर करंट विल बी हैविंग द सम ऑफ आई सी एंड आई डी। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, लेकिन सीखने को क्या मिला यहां से? सीखने को ये मिला कि एक वेरिएबल, एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी? देखिए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली है क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट को, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट विल प्रोड्यूस व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। और आपने एक फॉर्मूला देखा हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या शो करती है? इट विल प्रोड्यूस करंट, और करंट वापस से क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? क्या क्लियर हो रही है? इसका मतलब यह है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करेगी, डिस्प्लेसमेंट करंट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड वापस से चेंजिंग करंट प्रोड्यूस करेगी, और चेंजिंग करंट वापस से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को जनरेट करते रहते हैं। और ये कोई आम इंसिडेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी आइडिया था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। आज की डेट में जो हम कम्युनिकेशन की दुनिया में हैं, रेडियो वेव्स से जो हम कनेक्टेड हैं, ये इसी की देन है, इसी कॉन्सेप्ट की देन है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां पे सोर्स की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोल दिया ये कि सोर्स की जरूरत ही नहीं है यहां पे। फॉर एग्जाम्पल सन के अंदर क्या हो रहा है? आप सोचो, सन के अंदर चार्जेस ऑसिलेट हो रहे हैं। खैर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सन के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है? चार्जेस ऑसिलेट हो रहे हैं, ठीक है। जब चार्जेस ऑसिलेट हो रहे हैं तो उन ऑसिलेटेड चार्जेस की वजह से वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही हैं, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से आपको अब उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सोर्स की जरूरत नहीं होती। एक बार वो प्रोड्यूस हो जाती है तो सोर्स की जरूरत नहीं होती। सोचिए कितने करोड़ माइल्स दूर है सन, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी और वो वेव्स बन के आप तक आ गई। उसका सोर्स यहां तो नहीं है ना, कहां है? बहुत दूर है। समझ में आ गई ये चीज? एक छोटा सा सेल फोन जिससे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, वो चाहे दुनिया में कहीं बैठा हो,
चाहे वो कहीं भी बैठा हो दुनिया में, ग्लोब में कहीं भी बैठा हो, आप उससे बात कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि वो छोटा सा सेलफोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अंदर जो ट्रांसमीटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। क्या क्लियर हो गई ये बात? क्या समझ में आ गई? चलिए, तो यहां से एक पॉइंट लिखना बड़ा जरूरी है, वो क्या है? changing electric field will produce changing magnetic field, and changing magnetic field will also produce changing electric field, and it will keep on as it is. ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्या समझ में आ रही है चीज? तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और ये सब किस वजह से हो रहा है? जब चार्जेस ऑसिलेट होते हैं, जब चार्जेस में ऑसिलेशन होता है तभी ऐसा होता है। जब चार्ज के पास एक्सेलरेशन होता है तभी ऐसा होता है। अगर चार्ज के पास एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्या समझ में आ गई? चलिए, तो कल हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।